बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार इधर पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो आपकी एक बेसिक प्रैक्टिस सेशन है उसको कंटिन्यू कर सको, और कई वर्क आ जाते हैं सामने, लगातार क्लास चलती रहती है, आप विधिवत देखते रहते हैं। उसके बीच में भी समय निकाल करके हम लगातार आपसे जुड़ते रहते हैं। तो पहली चीज तो सारे लोग, जितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि वो सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक की बटन दबाने से मत भूलिए, क्योंकि आपका ये जो लाइक की बटन दबाने का जो एक प्रोसेस है, आपके लिए तो ये क्लिक है, लेकिन वह जो शिक्षक आपसे रात के 8 से 9 के बीच में जुड़ रहा है उसके लिए एक प्रमोशन होता है, एक तरह से ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए फटाफट सारे लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थी, एकदम शानदार तरीके से सारे लोग बिल्कुल फटाफट जुड़िए। सभी लोग तुरंत जुड़ते चलिए और बिना समय गंवाए मैं मनु कौटिल्य की तरफ चल रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि एक बहुत गहरा, बड़ा गूढ़ प्रश्न होता है कि मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन के पिता हैं कि कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन के पिता। आपको पता होना चाहिए कि मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन के पिता नहीं है, वो समाज के व्यवस्थापक हैं, धर्म व्यवस्थापक हैं, राजनीतिक व्यवस्थापक नहीं है। दूसरी चीज, मनु के संदर्भ में कोई खास ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधार पर मैं दावा कर सकूं कि वे भारतीय राजनीतिक चिंतन के नक्षत्र हैं। नहीं, वास्तव में विचारक कौटिल्य ने ही भारतीय राजनीतिक चिंतन को उद्भव किया है। अगर कभी पेपर में प्रश्न आए या इंटरव्यू में कोई आपसे पूछे या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में कभी मुद्दा उठे, आपसे कोई कहे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का पुरोधा कौन है, भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है, बिना किसी संशय के कौटिल्य को आपको ट्रिक लगाना है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को ट्रिक लगाना है, जिसके पीछे ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, प्रामाणिक साक्ष्य भी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल उसी तरफ ध्यान देते हुए, लेकिन फिर भी प्रश्न कौटिल्य से भी बनेंगे, प्रश्न मनु से भी बनेंगे, तो उसको भी आपको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैंने एक शब्द आपसे कहा कि मनु भारतीय राजनीतिक चिंतन के पितामह नहीं है, बल्कि कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन के पितामह है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि मनु समाज व्यवस्थापक, धर्म व्यवस्थापक कहे जा सकते हैं, और उन पर भी प्रामाणिकता को लेकर के गहरा प्रश्न है, प्रामाणिकता को लेकर के एक लगातार, आप कह सकते हैं, विद्वानों के बीच में गहरा मतभेद चलता है। लेकिन फिर भी हम यह मानते हैं कि वह भी कहीं न कहीं, न सीधे ही सही, अप्रत्यक्ष रूप में ही शासन प्रशासन के बारे में एक कॉन्सेप्ट तो जरूर दिया है। जनक भले नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट उन्होंने भी दिया है। चलिए बिना समय को लॉस किए हुए एक शानदार सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए सारे लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करिए। चलिए सारे लोग फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहता है मनु के अनुसार दैवी भाव का द्वैधी भाव है। प्रिय विद्यार्थियों, द्वैधी भाव का तात्पर्य क्या है? संधि और विग्रह को एक साथ काम में लेना, साम और दाम उपायों को एक साथ काम में लेना, विभाजित कर तैनात करना, आसन व संश्रय की नीति को एक साथ अपनाना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े शानदार सेशन के अहम सहभागी बनने जा रहे हैं। तुरंत सारे लोग फटाफट आंसर करिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सारे लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हुए और सारे पक्षों को बिल्कुल समझते हुए बेहतर सिलेक्शन के लिए, बेहतर सिलेक्शन की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। चलिए उसी शुभ अवसर पर भरपूर शुभकामनाएं आप सभी को।
आप सभी लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जब विदेश नीति की विवेचना होती है, विदेश नीति, जब विदेश नीति की विवेचना होती है, उसके दो आधार बनाए जाते हैं। पहला है षड्गुण नीति, पहला है षड्गुण नीति, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कि मंडल सिद्धांत। दूसरे को हम लोग कहते हैं मंडल सिद्धांत, पहले को हम लोग षड्गुण नीति कहते हैं। उसमें 6 नीतियां रहती हैं और उसी नीति में द्वैधी भाव आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, द्वैधी भाव आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होना है, जब एक साथ संधि करें और एक राज्य से संधि करें, दूसरे राज्य से विग्रह करें, जहां पर दोनों पॉलिसियों को एक साथ विजगी स्वराज्य अपने आचरण में संलग्न करता है, ऐसे विधा को है, ऐसी नीति को हम द्वैधी भाव कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने आंसर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ चुके हैं। बिल्कुल सेशन को बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए, सेशन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप लोग स्वयं को जोड़ते हुए भी दूसरों को जोड़ने की कोशिश करिए। सेशन को शेयर करने या जरूर। कहता है राज्य के कार्यकलाप के विषय में मनु के चित्रण को निम्न धारणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अहस्तक्षेपवादी राज, दैवी राज, सर्वाधिकारवादी राज, लोक कल्याणकारी राज। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए। चलिए सभी लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। आपको एक चीज पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, राज्य के उद्भव के संबंध में जो मनु है वह दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मनु कहते हैं सबसे पहले राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में, सॉरी, ईश्वर अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को भेजा, फिर राजा समस्या को समाधान करने के लिए राज रूपी संगठन की ओर अग्रसर हुआ, जो ईश्वर की कृपा दृष्टि से ईश्वर की छाया में ही वह अवतरित होता है। कहने का मतलब हो गया सीधे सीधे आप लोग दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को बिल्कुल ट्रिक लगाना है। तो जब भी कभी पूछे कि मनो राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में किस सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल दैवी राज्य सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। और जब हम कौटिल्य की तरफ जाते हैं तो वह समझौतावादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। फटाफट आंसर करते रहिए सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है मनु ने मंत्रियों के परामर्श के संबंध में राजा से अपेक्षा की है कि मंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद होने पर केवल वही प्रधानमंत्री को महत्व दे, वह मंत्रियों के परामर्श को अनिवार्य रूप से स्वीकार करे, वह मंत्रियों से परिस्थिति के अनुसार सामूहिक रूप से या पृथक पृथक विचार विमर्श करे और मंत्रियों के परामर्श को समुचित महत्व दे, ठीक है, स्वविवेक से निर्णय करे, वह कभी भी मंत्रियों को सामूहिक रूप से परामर्श नहीं करे। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मनु दे रहे हैं शासन प्रशासन के संदर्भ में, और इसी के इनकी संकल्पना के आधार पर मनु स्मृति को हम दंड नीति के रूप में परिभाषित करते हैं। चलिए बताइए फटाफट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक जबरदस्त सेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सारे लोग आंसर दे रहे हैं कि सर सी आंसर है। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है, नो डाउट, बहुत बढ़िया सेशन है। चलिए बहुत अच्छे, सारे लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। चलिए सभी लोग बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 पर कहता है मनु के अनुसार न्यायाधीश के रूप में निम्न वर्ग के सदस्य के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं। केवल ब्राह्मण वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग को, परिस्थिति के अनुसार चारों वर्णों के सुयोग्य व्यक्ति को, यथासंभव ब्राह्मण, परिस्थिति के अनुसार अन्य 2 वर्णों के सदस्य, किसी भी स्थिति में शूद्र नहीं। आप बताएंगे इन चारों में से मनु के अनुसार कौन सा कथन सही है। चलिए बहुत ही जबरदस्त सेशन की तरफ, बहुत बढ़िया। अमित जी, राकेश, अमन, सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से, श्वेता, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, आप सभी लोग बता रहे हैं कि सर आंसर डी होगा।
बिल्कुल सही है, सारे लोग आंसर डी बता रहे हैं। बिल्कुल बताएं सभी लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी लोग डी आंसर को बता रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ चुके हैं। कहता है सदगुण नीति के अंतर्गत, सदगुण नीति के अंतर्गत मनु के अनुसार आसन का क्या अर्थ है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, विदेश नीति को निर्धारित करते समय मनु ने सदगुण नीति और मंडल सिद्धांत की संकल्पना सामने रखी है, और सदगुण नीति के अंतर्गत उन्होंने आसन की भी परिकल्पना की है। फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है। चलिए सारे लोग आंसर करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सदगुण नीति है, सदगुण नीति है, इसके अंतर्गत 6 नीतियां आती हैं। 6 नीतियां आती हैं, उसको आपको जानना होगा। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। संश्रय, द्वैधी भाव, और इसी में आसन को वह पूछ रहा है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, आसन को पूछ रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर सारे लोगों के द्वारा। सभी लोग बता रहे हैं कि सर तत्काल युद्ध प्रारंभ ना करके युद्ध के लिए अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट आपने दिया है। बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों, आसन का मतलब यह नहीं है कि हम हाथ पसार करके बैठ जाएं। आसन का मतलब है हम उचित अवसर की प्रतीक्षा करें, लेकिन अपनी शक्तियों का संवर्धन करते रहें, लगातार अपनी शक्तियों में लगातार इजाफा करते रहें, ताकि हम अधिक से अधिक स्वरूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें और आर्य राज्य को, जो मेरा दुश्मन राज्य है, उसको हम हरा सकें। बिल्कुल डी आंसर है, बिल्कुल सही है। एक बिजगी स्वराज्य को, बिल्कुल, अगर उनका दुश्मन मजबूत है, उन्हें उचित समय की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और उसमें उन्हें अपनी शक्ति का संवर्धन करना चाहिए। फिर अगला है, चलिए, तो हम लोग बिल्कुल देख रहे थे, और प्रिय विद्यार्थी जानते हैं ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, आते जाते रहते हैं भाई। जब हम लोग टेक्निकल के सेक्टर में उतरे हैं तो कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, मनु ने अपने ग्रंथ में, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, मनु ने अपने ग्रंथ में, मनु ने अपने ग्रंथ में राज्य के संचालन के लिए नियमों की संहिता को निम्न संज्ञा से अभिव्यक्त किया है। दंड नीति के रूप में, दंड के रूप में, राजधर्म के रूप में, नीति विज्ञान के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट सारे छात्र जुड़ते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो सकता है, सारे लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी लोग फटाफट आंसर करते रहिए, क्या हो सकता है।
चलिए सारे लोग बताएंगे, सभी बता रहे हैं कि सर दंड नीति है, बिल्कुल सही है। सारे लोग बिल्कुल, प्रिय विद्यार्थियों, दंड नीति इसके अंतर्गत आ रहा है, बिल्कुल सही है। मनुस्मृति को दंड नीति के रूप में ही परिभाषित किया है इन्होंने। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलें। कहता है सबसे अधिक प्रामाणिक मत मजूमदार एवं कुशालकर के अनुसार मनुस्मृति का रचना काल कब है? चलिए सारे लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़ चुके हैं, फटाफट आंसर कर रहे हैं, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी लोग बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में। सारे लोग बताते चलिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि सर बिल्कुल ईसा से 3110 वर्ष पूर्व इसी को मजूमदार और कुशालकर ने अपने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डेवलप किया है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। कहता है वर्तमान समय में उपलब्ध मनुस्मृति में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं, फटाफट आंसर करते चलिए। क्या हो सकता है? चलिए फिर आप देख रहे हो, कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है क्या हो सकता है। कहता है 18 अध्याय है और 12,000 श्लोक हैं, 24 अध्याय हैं, वो 1,00,000 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं, 2694 श्लोक हैं और इनमें से कोई नहीं। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं। और लोगों की यह राय भी है कि सर इसमें सी आंसर सही है। सभी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सी आंसर सही है। 12 अध्याय, 2464, 2664, 94 श्लोक की चर्चा हो रही है। बिल्कुल लोगों का यही मत है, बिल्कुल स्वीकार है। आगे बढ़ते हुए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हम आगे। कहता है मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रियों की संख्या, प्रिय विद्यार्थियों एक चीज हम आपको बता दें, मनु ने मंत्री परिषद को सचिवान के रूप में परिभाषित किया है, विधायिका को इन्होंने परिषद के रूप में परिभाषित किया है, यह चीज आपको पता होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि 24 है, 7 से 8 है, 12 है और 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, बिल्कुल सारे लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए सारे लोग, बताइए क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आपको आंसर करना है, क्या हो सकता है। आप सारे लोग बता रहे हैं कि सर वी आंसर है। चलिए भाई 7 से 8 है, वी आंसर है, बहुत बढ़िया है सभी लोग। बिल्कुल कहता है क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर कहता है मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? कहता है राज्य के कितने अंग हैं, आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। मनुस्मृति में राज्य के कितने अंग माने गए हैं? ए 4, बी 7, सी 12, डी 5। सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो सकता है? चलिए सारे लोग बताएंगे क्या हो सकता है। मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया भी था कि सप्तांग राज्य का सिद्धांत मनु की देन है। यह सावयवी विचारक है, यह ऑर्गेनिक सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। तो दिमाग में रखना कि इन्होंने सप्तांग राज्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे तो सप्तांग राज्य सिद्धांत, सप्तांग राज्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, इसलिए सारे लोगों ने भी आंसर किया है, बिल्कुल सही है प्रिय विद्यार्थियों। इनके और कौटिल्य के सप्तांग राज्य सिद्धांत में केवल एक बेसिक अंतर है, इन्होंने राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने जनपद शब्द का प्रयोग किया। ये दोनों के बीच में सप्तांग को लेकर के अंतर दिखाई देता है। बिल्कुल, तो सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सर 7 है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आगे फटाफट आंसर करते हैं, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए तुरंत आंसर हम लोग करते हैं। कहता है विचारक मनु ने
दंड विधान में किस दंड का उल्लेख नहीं किया है? मनु ने अपने दंड विधान में किस दंड का उल्लेख नहीं किया? धिक दंड, वाग दंड, अर्थ दंड, धर्म दंड। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से आप लोग करते हुए बिल्कुल आगे बढ़िए। क्या हो सकता है? फटाफट आंसर करिए, क्या होगा? सीधे आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग दे रहे हैं। कहता है कौन हो सकता है? बिल्कुल सभी लोग बता रहे हैं कि सर यह जो डी वाला आंसर है बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बताया कि सर धिक दंड, वाग दंड, अर्थ दंड, बध दंड, ये 4 प्रकार के दंड का विधान करता है, लेकिन धर्म दंड का कोई विधान नहीं है। बहुत बढ़िया, सारे लोग बताए हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। कहता है वाग दंड का आशय क्या है? क्या कहता है? वाग दंड का आशय क्या है? कहता है फटकारना, ठीक, चेतावनी देना, बोलने पर रोक लगाना, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। वाग दंड क्या हो सकता है? वाग दंड क्या हो सकता है? चलिए आपको एक चीज पता होना चाहिए ना, धिक दंड का मतलब होता है धिक्कारना, आपको पता होगा। वाग दंड का मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हैं, चेतावनी देना। बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं, भी आंसर है बिल्कुल सही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग बिल्कुल मेहनत के साथ लग रहे हैं इस रात्रि के पहर में, और जिस उत्साह, जिस समर्पण के साथ आप जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि आप सफलता के काफी करीब पहुंच रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहता है मनु स्मृति क्या है? ध्यान रखना, कहता है मनु स्मृति क्या है? कहता है एक धार्मिक ग्रंथ है, एक राजनीतिक ग्रंथ है, एक कानूनी ग्रंथ है, मुख्य रूप से कानूनी और गौण रूप से राजनीतिक ग्रंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में सारे लोग बताइए कौन सा आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से, बहुत बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बताइए क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सारे लोग डी आंसर भर रहे हैं कि मुख्य रूप से कानूनी है, लेकिन गौण रूप से राजनीतिक है। बिल्कुल आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मनु के अनुसार राजा को क्या कहा जाता है? धर्मधर, चक्रधर, दंडधर, इनमें से सभी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो सकता है? सारे लोग बताएंगे, फटाफट आंसर करिए। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, सारे लोग बता रहे हैं सर धर्म दंड, इसको दंडधर कहते हैं। बिल्कुल सही है, दंडधर कहते हैं इसको, सी वाला विकल्प है। 15 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने, 15 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। मनु ने अपने मंडल सिद्धांत में किस राज्य की चर्चा की है? बिजगी स्वराज्य की, द्वैधी भाव राज्य की, धिक राज्य की, इनमें से सभी। चलिए आप बताएंगे किस राज्य की चर्चा की है, किस राज्य की चर्चा की है? फटाफट आंसर करिएगा, कौन सा राज्य हो सकता है? सारे लोग आंसर करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सभी लोग आंसर करते हुए बताते चलिए कौन सा होगा। चलिए आंसर बताइएगा क्या हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग बता रहे हैं कि सर विजगी स्वराज्य की परिकल्पना उसने किया है, द्वैधी भाव राज्य, धिक राज्य, ये सब की परिकल्पना नहीं है। तो बिल्कुल सही, और आपने ए आंसर भरा। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर ए है। चलिए अब हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 16। विचारक मनो मंडल सिद्धांत में कितने प्रकार के राज्य की चर्चा की है? 4, 6, 5, 2। बताइए कितने हो सकते हैं? चलिए बताइए कितने राज्य हो सकते हैं, फटाफट बताइएगा। एक चीज जान लो प्रिय विद्यार्थियों, बेसिक जो राज्य हैं, बेसिक राज्य 4 हैं, उसके बाद शेष सब उससे जुड़ करके 12 राज्यों की प्रकृति के रूप में आते हैं, राज्यों के समूह के रूप में आते हैं, बाद में चल करके 72 की संख्या को डेवलप करते हैं। तो बेसिक 4 हैं, 4 राज्य महत्वपूर्ण हैं।
शेष इनसे जुड़ करके मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का समूह बना देते हैं, वृत्त तैयार कर देते हैं। तो बेसिक रूप से 4 बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने 4 भरा है, ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, एक चीज समझो, एक चीज आपको समझना है कि जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा था, कौन कौन प्रमुख राज्य हैं, तो ध्यान रखिए प्रमुख राज्य कौन हो सकते हैं। नंबर 1 विजयी स्वराज, नंबर 2 अरिराज, नंबर 3 मध्यम राज, नंबर 4 उदासीन राज। ये 4 राज्य प्रमुख होते हैं और शेष तो जो हैं वह इनके साथ लगे हैं, जो संख्या में 12 हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए प्रमुख 4 है। आगे चलिए, मनु ने, अब देखिए यहां कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। मनु ने अपने राज्य मंडल में कुल कितनी प्रकृतियों को स्वीकार किया है? 12, 6, 5 और 9। किसने? बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि सर ये आंसर सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। बहुत बढ़िया सारे लोग। अब चलते हैं हम लोग अगले सेशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम आगे, कहता है परिषद का असर क्या है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो मनु हैं उन्होंने कार्यपालिका के लिए सचिवान शब्द का प्रयोग किया, विधायिका के लिए परिषद शब्द का प्रयोग किया, और आप लोगों की तरफ से आंसर भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, सभी लोग कह रहे हैं कि सर वी आंसर है। आपको पता होना चाहिए जो सचिवान शब्द है, सचिवान शब्द है, याद रखना वह कार्यपालिका के लिए है। किसके लिए है? कार्यपालिका के लिए है। और जो विधायिका शब्द है, विधायिका, जो विधायिका शब्द है, याद रखना इसके लिए परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए सभी लोग आंसर देते हुए, आपने विधायिका के लिए भरा होगा ना। अब हम लोग आगे बेसिक रूप में और इसको देखते हुए कि मनु के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत और पाश्चात्य विचारकों के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या अंतर है। मनु सीमित एवं मर्यादित राजतंत्र का समर्थक है, जबकि पाश्चात्य विचारक निरंकुश राजतंत्र के समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 2, मनु का सिद्धांत राजतंत्र का समर्थक है, पाश्चात्य विचारकों का सिद्धांत लोकतंत्र का समर्थक है। मनु के सिद्धांत द्वारा कल्याणकारी शासन संभव नहीं है, पाश्चात्य के सिद्धांत के द्वारा कल्याणकारी राज्य संभव है। इसमें से कोई नहीं। ये सारे लोग आंसर करिएगा, क्या आधार हो सकता है? बिल्कुल दिमाग में रखिए, क्या आधार हो सकता है। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को टैकल करते हुए सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आंसर सभी लोग दे रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सारे लोग बता रहे हैं कि सर आंसर ए है। 19 में आंसर ए है, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसने अपने राजा को निरंकुश नहीं माना है, उसने अपने राजा को धर्म के द्वारा उसमें शासन की नीतियों के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा उन्होंने सीमित करने की कोशिश किया है। धार्मिक नियमों से वह अपने राजा को एकदम प्रतिबंधित कर देता है। ठीक, बिल्कुल सही है। तो सभी लोगों ने आंसर किया ए। चलिए भाई मैं भी समर्थन कर देता हूं। अब हम आगे सीधे क्वेश्चन नंबर 20 में, कहता है कौन सदगुण नीतिकांग नहीं है। बताइए, सारे लोग फटाफट आंसर करिए। प्रिय विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने 6 अंगों की चर्चा की है। संधि, विग्रह, यान, आसन और संश्रय, द्वैधी भाव। अब मिला लो कौन इसमें है। आसन भी है, संश्रय भी है, द्वैधी भाव भी है। सारे लोगों के आंसर डी पर आ रहे हैं, इसलिए डी आंसर बिल्कुल सटीक है। याद रखना पूरी विदेश नीति 2 आधारों पर चलती है। एक मंडल सिद्धांत जिसमें 12 राज्यों का एक वृत्त है, एक समूह है, और जिसमें 4 राज्य प्रमुख हैं, और दूसरा है षडगुण नीति जिसमें 6 नीतियां हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया था। तो भाग इससे संबंधित नहीं है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 में आप आ चुके हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, कहता है
आसन, आसन का अर्थ मनु के अनुसार क्या है? दूसरे को आश्रय लेना, तटस्थता की नीति अपनाना, आक्रामक युद्ध करना और समझौता करना। चलिए 21 में, और मैं देख रहा हूं सारे लोग आंसर दे रहे हैं 21 में क्या हो सकता है। चलिए चलिए 21 में क्या हो सकता है? सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। सर, तटस्थता की नीति अपनाना, बिल्कुल सही है, सभी लोगों के आंसर हैं, मेरे भी आंसर हो गए। चलिए 22 में हम भी आ चुके हैं। कहता है मनु स्मृति बाइबल की अपेक्षा उत्कृष्ट बौद्धिक ग्रंथ है। यह किसी यह किस विचारक की देन है? यह शब्द यहां गलत लिखा हुआ है। यह किस विचारक की देन है, ध्यान रखना। तो कहता है कि मनु स्मृति बाइबल की अपेक्षा उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। यह किस विचारक की देन है? नीत्शे है, ब्राउन है, कीथ है, कांट है? बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। शानदार तरीके से सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आंसर करते हुए, और आप सभी लोगों ने आंसर भर दिया है। क्वेश्चन का आंसर आप सारे लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक। और आप सब लोग बता रहे हैं कि सर कोई और नहीं है, नीत्शे हैं, ठीक है, कोई और नहीं है, नीत्शे हैं। बिल्कुल सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल नीत्शे को आप लोग बता रहे हो। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 23 में मनु स्मृति हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। यह किस विचारक का कथन है? चलिए बताइए, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है मनु स्मृति हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मिल, बेंथम, मैकेंजी, ब्राउन, सिजविक। चलिए सभी लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है? फटाफट आंसर करिएगा, सारे लोग बताते चलिए क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, सारे लोग कह रहे हैं सर मैकेंजी ब्राउन, बहुत बढ़िया। और मैं देख भी रहा हूं कि सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, मैकेंजी ब्राउन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हुए सेशन को लेकर के 24 में, चलिए 24 में सारे लोग एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जितने सहयोगी देख रहे हैं लाइक की बटन दबाने में कंजूसी ना करो। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी तो लोग जुड़ करके हल कर पाएंगे। किस आधुनिक भारतीय चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता? बहुत बढ़िया, आधुनिक मनु के नाम से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आया है और आप आंसर करिएगा, सारे लोग आंसर करेंगे, बताइए क्या हो सकता है। चलिए सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं सर अंबेडकर जी हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर वही हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को डेवलप किया, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं, ठीक। चलिए बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम लोग कहते हैं 25 में आइए 25 में हम लोग उठाते हैं। 25 में कहता है गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? साधन साध्य की पवित्रता, पंचशील, लोकतांत्रिक समाजवादी दृष्टिकोण, मजदूर आंदोलन, ठीक। 25 में ध्यान रखिएगा इसको। तो आप देखते हो साधन साध्य की पवित्रता, पंचशील, लोकतांत्रिक, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 है, बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं सारे लोग आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी लोग बता रहे हैं कि सर आंसर ये है, बिल्कुल सही है, साधन साध्य की पवित्रता। बिल्कुल गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा आधार माना था। उन्होंने कहा कि अगर साधन पवित्र नहीं होगा तो एक पवित्र साध्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए सीधे आंसर आपको करना है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम आगे, क्वेश्चन नंबर 26 में सीधे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए बताइए, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दौरान दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? ईश्वर के अधीन, नैतिकता के अधीन, प्रजा के अधीन, धर्म के अधीन? चलो भाई बताइएगा, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल किसके अधीन आप रख रहे हैं?
चलिए, राजा को किसके अधीन आप रख रहे हैं, किसके अधीन रखते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। राजा दंडधर है और धार्मिक नियमों, धर्म के आधार पर आचरण करने के लिए उन्होंने बल दिया है। धर्म के नियम के अनुसार उन्होंने बिल्कुल राजा को सीमित किया है। उन्होंने कहा कि धर्म के अधीन होगा, धार्मिक आचरण करेगा, धार्मिक कृत्यों का अवलंबन लेगा, और कभी कभी ईश्वर के अधीन भी लोग कहते हैं। लेकिन यहां मनु ने जिस राज्य की उत्पत्ति की है, उन्होंने राजा को किसके अधीन रखा है, उन्होंने राजा को धर्म के अधीन रखा है। धार्मिक आचरण के अनुसार उन्हें शासन और प्रशासन संचालन करने की अनुमति दी है। ठीक, ए और डी को लेकर के समस्या आती है, लेकिन धर्म के अधीन पर कमीशन ने भी आंसर किया है। बिल्कुल। अब हम आगे 27, ध्यान रखना 27 है। आप कहते हो किस विचार के लिए धर्म और राजनीति परस्पर पृथक नहीं है, कहते हैं किस विचार के लिए धर्म और राजनीति परस्पर पृथक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू किस विचारक के लिए है जी, विचार गलत लिखा है, किस विचारक के लिए, यहां का शब्द होना चाहिए, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति परस्पर पृथक नहीं है। जेएल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। सारे लोग आंसर करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, सभी लोग आंसर करें, सारे लोग आंसर करें कि सर ये महात्मा गांधी ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही धर्म और राजनीति को साथ साथ जोड़ा है, और उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति केवल एक कूड़ा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, कहता है क्वेश्चन नंबर 28, सारे लोग बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को टैकल करते हुए चलें। सबसे पहले किस विचारक ने भारत के लिए एक संविधान की मांग की है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन आया है। देखो, दो मांगे उठी हैं, एक तो संविधान की मांग उठी है, एक तो संविधान की मांग उठी है, और दूसरा संविधान सभा की मांग उठी है। संविधान, ध्यान रखना, संविधान सभा की मांग उठी है, और ये दो मांगे उठी हैं, ध्यान रखना। और आप सभी लोगों के आंसर भी आ चुके, बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि सर ये महात्मा गांधी हैं जिन्होंने 1922 में संविधान की मांग की है। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की है। तो गांधी जी संविधान की मांग करते हैं, और एम.एन. रॉय, याद रखना एम.एन. रॉय, यह संविधान सभा की मांग की है। बिल्कुल, और याद रखना सबसे ज्यादा एम.एन. रॉय पर ही प्रश्न आते हैं। अगला चलिए बेसिक पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? अरस्तु, ग्रीन, लॉक, मैकियावेली। अब देखो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आ चुका है, बताइए कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? फटाफट आंसर करिए सारे लोग, और मैं देख रहा हूं बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से आंसर आपके चल रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप सभी लोग जानते हैं इनको, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसको हम कहते हैं? कौटिल्य को, याद रखना। बिल्कुल, आपको भारत का मैकियावेली अर्थात मैकियावेली से ही इनकी तुलना की जाती है। ठीक, ये दिमाग में रखना, मैकियावेली से इनकी तुलना की जाती है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, मैकियावेली से इनकी तुलना की जाती है। ठीक, ये दिमाग में रखना, इनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। चलिए सारे बेसिक आधार पर फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों कि जो कौटिल्य है उसे मैकियावेली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है, ये भारत में साम दाम दंड भेद सभी आधार पर नीति के पालनकर्ता के समर्थक हैं, ये भारत में आगमन पद्धति के समर्थक हैं। ठीक है, और इन्होंने गणतंत्रीय राजतंत्र का समर्थन किया है। ये तमाम कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपके बिल्कुल मैकियावेली खास तौर पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से बिल्कुल एकदम टच करते हुए चलता है। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 30, दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है
ना कि उनके लालच के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए सारे लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है। बिल्कुल फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए सारे लोग आंसर करिए फटाफट। एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है। आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता, कितना शानदार जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन है। पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक मार्क्स है, दूसरा महात्मा गांधी है, तीसरा माओ है, चौथा हो ची मिन है। सीधे फटाफट आंसर करिए सारे लोग। जबरदस्त तरीके से आंसर आप कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में सारे लोग आंसर करिए, क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर बता रहे हैं। करें सर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे महात्मा गांधी ने डेवलप किया है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर आप गहराई से देखिए, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप एक एक सेक्शन को देखिए तो कहता है प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, ना कि उसके लालच के लिए। तो ये है महात्मा गांधी की बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, परिकल्पना। बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 31, तुरंत आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट आंसर करिए, तुरंत बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या हो सकता है बेसिक रूप में, बताइए। कहता है मैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लेनी चाहिए। ठीक, और आप देख रहे हैं बिल्कुल पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता हमारे राष्ट्र के लिए एक भारी चुनौती है। आप कहते हो महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह। बिल्कुल 31 नंबर क्वेश्चन में आप देखते चलिए क्या हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल बताइए क्या हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों फटाफट आंसर करिए, सारे लोग बताएंगे क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर भी बिल्कुल आते हुए सारे लोग बता रहे हैं कि सर ये महात्मा गांधी हैं, कोई और नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देख रहे हैं, कहता है प्रथम भारतीय समाज व्यवस्थापक, आदि पुरुष और राजनीतिक चिंतक कौन है। आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल 32 में क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 में सारे लोग बता रहे हैं कि प्रथम भारतीय समाज व्यवस्थापक, ठीक, और आदि पुरुष वह राजनीतिक चिंतक। चलिए फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल लास्ट ऑफ सेशन की तरफ हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा आंसर है। सारे लोगों के, बहुत बढ़िया, सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। सभी मनु को बता रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मनु समाज व्यवस्थापक हैं, मनु धर्म व्यवस्थापक हैं। ठीक, ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। समाज व्यवस्थापक और धर्म व्यवस्थापक दोनों मनु हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। दोनों मनु हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बस दो क्वेश्चन और लेकर के चलना है। फटाफट बताते चलिए, हिंदू कानून की प्राचीनतम ग्रंथ कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में हिंदू कानून की प्राचीनतम ग्रंथ कौन है। मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसमें से कोई नहीं। सारे लोग फटाफट आंसर करते चलिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए बताइए क्या हो सकता है, फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि सर मनुस्मृति है। बिल्कुल सही है, सभी लोग बता रहे हैं। 34 और एक क्वेश्चन और है। बड़े उत्साह से आप लोग लगे हुए हैं, पूरे शानदार तरीके से हम लोग सेशन को लेकर चले। कहता है सप्तांग राज्य सिद्धांत के जनक कौन है। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, यद्यपि मनो राजनीतिक विचारक नहीं है, लेकिन मनो समाज व्यवस्थापक है, धर्म व्यवस्थापक है, साविवी सिद्धांत का समर्थक है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक है।
जब कभी सप्तांग राज्य सिद्धांत को पूछे तो आप मनु को ही भरिएगा। यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक। मनु को भरिएगा, भले वह समाज व्यवस्थापक है, लेकिन सप्तांग राज्य सिद्धांत मनु की ही संकल्पना के अंतर्गत आता है। इसको आपको दिमाग में रखना, मनु को भरना है, ठीक। अगला चलो, और लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको भरना है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको भरना है। कहता है कौन मनु के सप्तांग राज्य सिद्धांत से परे तत्व है। जरा इसको आप पूरी देखिए। स्वामी, पूर्व, कोश, आमात्य। अगर आप गहराई से देखिए तो आमात्य प्रिय विद्यार्थियों, इस शब्दावली का प्रयोग मनु ने नहीं किया था, इस शब्दावली का प्रयोग कौटिल्य ने किया था। और इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट सेशन का लास्ट, आपने इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी लोगों ने सॉल्व किया है। हृदय के अंतस्थल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों को भरपूर शुभकामनाएं, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर हम लोग इसी सेशन को लेकर के आगे चलेंगे। 8 से 9 में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।